हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। आज हम शेरशाह सूरी का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में शेरशाह सूरी के आरंभिक जीवन के बारे में, उसके संघर्षों और जो उसने युद्ध किए थे उसके बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने उसके उत्तराधिकारियों के बारे में भी पढ़ लिया था। हमारी आज की वीडियो में हम शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था। शेरशाह सूरी के 5 वर्षों के शासनकाल की उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वह उसका प्रशासन प्रबंध ही था। इसी शासन व्यवस्था के कारण ही उसे अकबर का अग्रगामी माना जाता है, क्योंकि उसकी शासन व्यवस्था से जो नियम उसने बनाए हुए थे वो अकबर ने भी अपने शासन में बना लिए थे। शेरशाह सूरी की शासन प्रबंध की व्यवस्था की जानकारी हमें अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीख है शेरशाही से मिलती है। जो शेरशाह का प्रशासन था वो दो भागों में बांटा हुआ था उसने, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। तो दो भागों में बांटकर हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। क्या आता है सबसे पहले आएगा सम्राट। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सम्राट था जो शक्ति का केंद्र बिंदु था। सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु जो था शेरशाह सूरी था और सभी शक्तियां भी उसी के हाथों में होती थी। शेरशाह का शासन निरंकुश था किंतु लोक कल्याणकारी था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री जो थे वो तो अवश्य थे, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, ना ही उनके पास कोई शक्तियां थी। आगे शेरशाह सूरी की जो शासन व्यवस्था थी उसमें वो उसने सुविधा के लिए निम्नलिखित मंत्रियों को नियुक्त किया था। सबसे पहले आएगा दीवाने वजारत। इसका प्रमुख वजीर होता था। यह भू राजस्व और वसूली से संबंधित विभाग था। राजकीय आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना भी इसी का कार्य था। इस विभाग में शेरशाह का हस्तक्षेप बहुत अधिक था। आगे है दीवाने आरिज। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक कहलाता था। सेना का सेनापति स्वयं जो सम्राट होता था वह होता था। वह सैनिकों की नियुक्ति, उनको प्रशिक्षण देना, उनका वेतन, ये सभी कार्य थे जो दीवाने आरिज के करता था। शेरशाह ने दाग और हुलिया की पद्धति को भी पुनर्जीवित कर दिया था। आगे है दीवाने रसालत। इस विभाग के प्रमुख को विदेश मंत्री कहा जाता था। अन्य राज्यों से संपर्क एवं पत्र व्यवहार करना वो दीवाने रसालत का जो मंत्री था के हाथों में होता था। दीवाने इंशा, यह पत्राचार से संबंधित विभाग था। शाही पत्र घोषणा, संदेशों के अभिलेख, राज्यपालों व अन्य स्थानीय अधिकारियों के साथ जो पत्राचार रखना होता था वो इसी विभाग का कार्य था, दीवाने इंशा का। आगे है दीवाने कजा। यह सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवाने वरीद, यह गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था का प्रमुख होता था। दीवाने वरीद, सभी मंत्रियों की नियुक्ति सुल्तान खुद करता था और मंत्री थे जो वह सिर्फ राजा के सलाहकारी नहीं थे, वो केवल के कर्मचारी थे। राजा का जो शेरशाह सूरी वह उनकी सलाह को माने ना माने यह उसका अपना कार्य होता था, लेकिन उसको जो उसके जो मंत्री थे वो सिर्फ उसके कर्मचारी ही थे और राजा के जो आदेश होते थे उनका पालन करना भी मंत्रियों का कर्तव्य था। आगे हम करते हैं प्रांतीय शासन। प्रशासनिक सुविधा के लिए शेरशाह ने अपने जो साम्राज्य था उसको प्रांतों और स्थानीय स्तर पर विभाजित किया। सबसे पहले उसने अपने प्रांत को इक्ता, जिसे सूबा कहा जाता है, में विभाजित किया। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता है। शेरशाह के प्रांतीय शासन के बारे में विभिन्न मत प्रकट किए गए थे। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह के शासनकाल में प्रांत और सूबा की ऐसी कोई इकाई नहीं थी, उनका मानना था। और डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार प्रांत और फौजी गवर्नरों की व्यवस्था थी। ऐसे प्रशासनिक खंड जो प्रांतों से मिलते जुलते थे वो जो इक्ता कहलाते थे, प्रमुख अधिकारियों के अधीन थे। शेरशाह के समय में फौजी गवर्नरों की भी नियुक्तियां होती थी। जिन राज्यों को शासन करने की स्वतंत्रता दी गई थी उन्हें सूबा और इक्ता कहा जाता था। सूबे का प्रमुख था उसे सूबेदार अथवा फौजदार कहा जाता था। लेकिन शेरशाह सूरी के समय में प्रांतीय प्रशासन का विवरण स्पष्ट नहीं है।
क्योंकि सभी विद्वानों के उसके बारे में मत अलग-अलग हैं। आगे सरकार, प्रत्येक प्रांत या सूबे को सरकारों में विभक्त किया जाता था। सरकारों से मतलब होता था जिला। शेरशाह के समय में 66 जिले थे, जिनके प्रमुख अधिकारी को सिकदार-ए-सिकदरान और मुंसिफ-ए-मुंसिफान होते थे। सिकदार-ए-सिकदरान ये एक न्यायिक अधिकारी था, मतलब सैनिक अधिकारी था ये, जो सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष होता था। अपनी सरकार में शांति और व्यवस्था स्थापित करना और इसका कार्य था, और यह विद्रोही जो जमींदार होते थे उनका भी यह दमन करता था। मुंसिफ ए मुंसिफान एक न्यायाधिकारी था, दीवानी मुकदमों के का फैसला करना तथा अपने अधीन मुंसिफों के कार्यों की देखरेख करना भी उसका कर्तव्य था। आगे है परगना। जो प्रत्येक सरकार थी उसमें कई परगने होते थे। शेरशाह ने प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक आसिफ अमीन जिसे मुंसिफ कहा जाता है, कोतदार, कानूनगो को खजांची भी बोला जाता है, और कुछ लेखक नियुक्त किए थे। सिकदार का कर्तव्य था शांति व्यवस्था को स्थापित करना। परगने में मुंसिफ सिकदार का समपक्षी होता था। उसका कार्य भूमि की पैमाइश करना और जो भूमि का कर की वसूली करना होता था। वह दीवानी और माल के मुकदमे भी सुनता था। फौजदार है जो, वो आय व्यय का ब्यौरा रखता था। परगने का खजाना भी इसी के अधीन होता था। किसके अधीन? फौजदार के। परगने में 2 कारकुनों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें फारसी का एक लेखक होता था और दूसरा लेखक हिंदी का होता था। एक अर्ध सरकारी कानूनगो भी होता था। इसके बाद की इकाई थी गांव। प्रत्येक परगना अनेक गांवों में से मिलकर बनता था। गांव था जो शासन की सबसे छोटी इकाई था, और इस गांव का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे मुखिया कहा जाता था, या फिर मुकद्दम भी कहा जाता था। प्रत्येक गांव में मुखिया, पंचायत और पटवारी होते थे, जो कि स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था करते थे। गांव की अपनी पंचायत होती थी, जो गांव में सुरक्षा, सफाई व शिक्षा का प्रबंध करती थी। मुखिया का कार्य किसानों से कर एकत्रित करके उसे राजकोष में जमा करवाना होता था। मुखिया गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी उत्तरदायी था। गांव में अगर चोरी डकैती होती थी जो, उसे रोकना भी गांव के मुखिया का कार्य ही होता था। यदि किसी अपराध का पता लगाने में मुखिया असमर्थ होता था, तो उसे स्वयं दंड का भुगतान करना पड़ता था। शेरशाह ने गांव की परंपरा व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं किया, और पंचायत के कार्य थे उसमें भी उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था से लगान व्यवस्था भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी के 5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धता उसकी भू राजस्व व्यवस्था थी। इस कारण से ही उसे अकबर का अग्रगामी माना जाता है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर या लगान था। इसके अतिरिक्त जो व्यापार से होने वाला कर था, या फिर कोई लावारिस संपत्ति मिल जाती थी, उससे जो धन प्राप्त होता था, या फिर नमक से कर लिया जाता था, और टकसालों से जो प्राप्त होता था, अधीनस्थ राजाओं, व्यापारियों और सरदारों द्वारा दिए जाने वाले उपहार और कर, और युद्ध में लूटे गए माल का 1/5 भाग, जजिया कर भी आय के प्रमुख स्रोत। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी। इससे सरकारों और किसानों का सीधा संबंध होता था। इस कार्य में शेरशाह को पूर्णतः सफलता नहीं मिली, क्योंकि कुछ प्रांतों में जागीरदारी प्रथा ही चलती आ रही थी। मालवा और राजस्थान में यह व्यवस्था लागू ही नहीं की जा सकी। फिर भी यह काफी हद तक सफल रही। उत्पादन के आधार को आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा गया: उत्तम, निम्न और मध्यम भूमि। कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसकी नाप की जाती थी, और पता लगाया जाता था कि किस किसान के पास कितनी भूमि है और उसकी भूमि किस श्रेणी में आती है। इसी आधार पर औसत निकाल ली जाती थी। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि की विधिवत नाप के लिए सन की रस्सी से करवाई थी, जो नाप करवाई थी, और भूमि को बिग्गों में विभाजित करके उसका रिकॉर्ड बनवा लिया था। एक बिग्गा होता था वो 3600 सिकंदरी गज के बराबर होता था, और जो एक सिकंदरी गज था वो 32 उंगल के बराबर होता था। शेरशाह ने भूमि कर की दर
1/3 भाग और कहीं-कहीं यह दर 1/4 भाग भी मानी जाती है। जब्ती प्रणाली, इसने किसान सरकार से जो किसान होता था वो सरकार को प्रति बीघा के हिसाब से कुछ वर्षों के लिए कर निश्चित कर लेता था। उपज की मात्रा कम या अधिक होने पर भी उसे वह निश्चित रूप से वही कर देना पड़ता था। चाहे उसकी उपज पूरी हुई हो या फसल खराब हो गई हो या उसे फसल अधिक हो गई हो, तो भी उसे जो कर निश्चित किया गया है, वही देना पड़ता था। कर्णकत प्रणाली, इसने फसल को कटने से पहले ही उसकी मूल्य का मूल्यांकन कर लिया जाता था कि इसकी फसल में से कितने मूल्य की फसल हमें प्राप्त होगी और उसी आधार पर कर निश्चित किया जाता। बटाई प्रणाली में तैयार फसल के 3 हिस्से कर लिए जाते थे और इसमें से एक हिस्सा सरकार को और 2 हिस्से कृषकों को दिए जाते। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिसमें यह स्पष्ट होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान इसे काबिलियत पत्र कहकर स्वीकारते थे। इसके अतिरिक्त किसानों को भूमि की पैमाइश व लगान वसूल करने वाले अधिकारियों के जो वेतन देना होता था उसके लिए जरीवाना और महसियाना नाम के कर देने पड़ते थे जो कि पैदावार का 2.5 से लेकर 5% तक हो सकती थी। तकावी ऋण भी किसानों को दिया जाता था जिसे किसान किश्तों में चुकाता था। युद्ध या फिर किसी अन्य सरकारी कारण से अगर फसल खराब हो जाती थी तो क्षतिपूर्ति व अकाल के समय में सहायता मिलती थी किसानों को। जो किसान होता था वो अपना जो कर था साल में एक बार भी जमा करवा सकता था और उसके पास यह भी छूट थी कि वह साल में 2 बार आधा-आधा करके अपना कर का कर सके। लगान नकद व अनाज के रूप में दिया जाता था। वह लगा नकद भी अपना पैसों के रूप में भी अपना लगान भर सकता था और अनाज के रूप में भी अनाज वो कर भर सकता था। लगान अधिकारियों को का जो 2 और 3 वर्ष में स्थानांतरण कर दिया जाता। आगे भू राजस्व व्यवस्था के जो दोष थे। औसत उत्पादन की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी, इससे मध्य और निम्न भूमियों पर कर भार बढ़ गया था। मालगुजारी के अतिरिक्त जरीवाना और महसियाना कर से किसानों पर बोझ बढ़ गया था। भू राजस्व विभाग में रिश्वतखोरी को समाप्त नहीं किया जा सका और जागीरदार प्रथा को भी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका था। आगे है सैनिक व्यवस्था। शेरशाह के राज्य की शक्ति और सुधार के आधार सुरक्षा का जो आधार थी वो सेना थी। शेरशाह ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए सैनिक संगठन में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। उसने एक स्थायी सेना का गठन किया जिसका राजकीय कोष से वेतन दिया जाता था और जो पूर्ण रूप से राजा के प्रति उत्तरदायी थी और राजा के लिए ही वह वफादार थी। उसकी सेना के 4 अंग थे जिसमें कि 1,50,000 पैदल सैनिक थे, 25,000 घुड़सवार थे, 5,000 हाथी और 50,000 बंदूकचियों के साथ एक तोपखाना भी सम्मिलित था। उसकी सेना में अफगानों की संख्या ज्यादा थी किंतु मुसलमान व हिंदू भी काफी संख्या में उसकी सेना में मौजूद थे। शेरशाह था जो स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था, निरीक्षण, हथियार, पदोन्नति व अनुशासन की देखरेख वह स्वयं शेरशाह करता था। अलाउद्दीन की तरह उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था और घोड़ों को दागने व हुलिया रखने की प्रथा शुरू कर दी थी ताकि कोई कमजोर घोड़ा किसी और घोड़े से बदला ना जा सके और सैनिक भी चौर का स्थान ना ले सके। सेना प्रबंध में शेरशाह की सहायता के लिए पक्षीय लश्कर और कुछ छोटे बख्शी होते थे। आगे है न्याय व्यवस्था। शेरशाह ने निरपक्ष न्याय व्यवस्था स्थापित की। वह स्वयं प्रार्थियों के मामलों की जांच करता था। वह न्याय करने में उच्च पदस्थ व दुर्बल व्यक्तियों में कोई भी भेदभाव नहीं करता था। वह सभी को समान मानता था। वह बुधवार को खुले दरबार में मामलों की सुनवाई करता था और अपने सगे संबंधियों को भी दंड देने से वह नहीं हिचकता था। दंड व्यवस्था उस समय कठोर थी। फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए सिकदार और राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए मुंसिफ होते थे। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप चोरी,
हत्या व अपराध बहुत कम हो गए थे और रास्ते भी पहले से अधिक सुरक्षित हो गए थे। अब्बास सरवानी के अनुसार शेरशाह के समय में कोई बूढ़ी और कमजोर औरत भी होती थी, तो वो भी अपने गहनों से भरी हुई टोकरी सिर पर रखकर आराम से यात्रा कर सकती। यह उस समय में इतना सुरक्षा व्यवस्था थी। सूचना के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की गई थी। मुद्रा सुधार। शेरशाह ने व्यापार, वाणिज्य, संचार साधनों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। इसके साथ ही उसने मुद्रा में भी सुधार किया, जो कि आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक था। शेरशाह ने जो पुराने और घिसे हुए सिक्के थे या फिर खोटे सिक्के थे, या जो पुराने शासक थे उनके द्वारा जो सिक्के थे प्रचलित किए गए, उन सिक्कों को बंद कर दिया और उनके स्थान पर सोने, चांदी व तांबे की नई मुद्राएं चलाई। उनके दो प्रकार के सिक्के मुख्य थे। चांदी का रुपया, जिसका भाग 178 ग्रेन था, और तांबे का दाम, जिसका भाग 12 तथा जो 360 380 ग्रेन था। उसकी मुद्रा, जो सोने की मुद्रा थी, उसे अशर्फी भी बोला जाता था, उसका भार भिन्न भिन्न था। उसका भार 166.4 ग्रेन भी था, 167 ग्रेन भी था और 168.5 ग्रेन भी था। शेरशाह के समय में मूल्य जो था, रुपये और दाम के बीच जो अनुपात था, वो 1:64 था, जो कि अकबर के समय में 1:40 हो गया था। रुपये के 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 भाग भी थे। जो उसके समय में मुद्राएं होती थी, वो वृत्ताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार की होती थी। सिक्कों के ऊपर शेरशाह का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का स्थान अरबी और देवनागरी लिपि में अंकित, और कुछ जो सिक्के थे उन पर शेरशाह के नाम के स्थान के साथ साथ चार जो खलीफा होते थे उनके नाम भी अंकित थे। उस समय शेरशाह के पास 23 टकसालें होती थी। शेरशाह के जो मुद्रा सुधार था वो बहुत ही स्थायी सिद्ध हुआ। स्मिथ ने शेरशाह के रुपये के बारे में लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा का आधार है। सड़कों व सरायों का निर्माण। शेरशाह के शासन की एक महान उपलब्धि सड़कों और सरायों का निर्माण करना भी था। शेरशाह ने अपने समय में कई सड़कों का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों की मुरम्मत करवाई। उसने राजधानी और मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करवाया। ने मुख्यतः इन चार सड़कों का निर्माण और मुरम्मत कराया। जो पहली थी सोनार गांव, जो बंगाल में स्थित है, से पश्चिम में सिंधु नदी तक आगरा, दिल्ली और लाहौर होते हुए कटक पंजाब तक थी, जो कि 3000 मील लंबी सड़क थी, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर सड़क ए आजम कहा जाता है। दूसरी सड़क थी आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क थी जिसका उसने निर्माण करवाया था, आगरा से जोधपुर होते हुए दौड़ तक जाती थी। और चौथी थी लाहौर से मुल्तान तक। शेरशाह ने इन सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए और उन्हीं सड़कों पर उसने लगभग 1700 सरायों का निर्माण भी करवाया था। उसने हर 8 किलोमीटर पर एक सराय का निर्माण करवाया। इन सरायों में हिंदुओं और मुस्लिमों के रहने के लिए उसने अलग-अलग प्रबंध कर रखा था। इन सरायों का उपयोग एक डाक चौकी के रूप में भी किया जाता था। प्रत्येक सराय में डाक को लाने और ले जाने के लिए 2 घोड़े सदैव तैयार रहते थे। डाकिया, घुड़सवार, यात्रियों व व्यापारियों के भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था भी की गई थी। कालीकाल रंजन ने इन सरायों को शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमनियां कहा है। निर्माण कार्य। सड़कों और सरायों के अतिरिक्त शेरशाह ने अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। उसने झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया और कन्नौज के स्थान पर उसने शेरसूर नामक एक नगर बसाया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का जो नाम था उसको बदलकर पटना रख दिया था और उसे पुनः स्थापित किया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीनपना को तुड़वाकर उसी के अवशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया और उसके अंदर, किले के अंदर उसने एक
किला ए कोहना नाम की मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि इंडो इस्लामिक शैली का अच्छा उदाहरण है। सासाराम में झील के अंदर ऊंचे टीले पर शेरशाह द्वारा बनाया गया स्वयं का मकबरा के महान व्यक्तित्व का प्रतीक। यह लाल बलुआ पत्थर के का बना हुआ था और इस मकबरे का डिजाइन था जो वो वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवान खान द्वारा तैयार किया गया था। कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी श्रेष्ठ बताया है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था और सड़कों व सरायों के निर्माण के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। इसके पहले हमने शेरशाह सूरी के बारे में एक वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। हमारी आने वाली वीडियो में हम शेरशाह सूरी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करवाएंगे।